नमस्कार, सवाल इंडिया का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ है। पहलगाम हमले को लेकर बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। इस हमले के हमास पैटर्न या कनेक्शन की बात कम से कम इस वक्त की जा रही है, वो सामने आई है। इस साल फरवरी में लश्कर ए तोयबा के न्योते पर हमास पीओके पहुंचा था। वहां विदेशी आतंकवादियों का एक बड़ा सम्मेलन भी हुआ था। हमास, आपको बता दें, गाजा में जो युद्ध चल रहा है इजराइल और गाजा के बीच में, वहां पर हमास अक्टूबर 7 में जब उन्होंने हमला किया उसके बाद से ये लड़ाई पूरी शुरू हुई थी। और हमास एक प्रोस्क्राइब्ड आतंकवादी संगठन है। हमास के जो आतंकवादी हैं वो पहुंचे थे पीओके में, और उसके बाद कहा जा रहा है कि अब जो तलाश की जा रही है या कम से कम जांच की जा रही है इस बात की कि क्या उनका भी इस कोई हमले में कनेक्शन है। अब क्यों जांच एजेंसियां इस तरीके से हमास कनेक्शन की बात कर रही हैं? क्योंकि ये जो हमास पैटर्न की तरह पहलगाम आतंकी हमला हुआ है, पॉइंट ब्लैंक रेंज से सिर गर्दन पर गोली मारी गई कई सारे लोगों को, घुटनों के बल बिठाना। पीओके में फरवरी 5 को हमास को लेकर लश्कर की एक बैठक हुई थी, जिसमें सूत्र बता रहे हैं कि ये पहली बार ऐसा हुआ कि जब लश्कर और हमास के आतंकवादी साथ साथ इस तरीके की बैठक उन्होंने की। लश्कर ने हमास के आतंकवादियों को न्योता दिया था, एक सम्मेलन में शामिल हुए थे। हमास लश्कर के आतंकवादी सम्मेलन में थे और हमास के खालिद कदूमी, नाजी जहीर और मसूद अजहर का भाई तलहा भी इस सम्मेलन में था। सम्मेलन में करीब 100 से ज़्यादा आतंकवादियों के शामिल होने की खबर है। सम्मेलन में शामिल आतंकवादियों में ज़्यादातर विदेशी आतंकवादी थे। चलते हैं, हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, एक के बाद एक धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन से कई परतें खुल रही हैं और ये एक इंटरनेशनल कड़ी जुड़ती दिखाई पड़ रही है। यानी कि अपने टैक्टिक्स को चेंज करने के लिए किस तरीके से आतंकवादी संगठन भी एक दूसरे के साथ, जिसको कहते हैं जानकारी साझा करते हैं, ट्रेनिंग से साझा करते हैं, उसका एक पूरा आतंकवादी सम्मेलन पीओके में कराया गया। देखिए, बिल्कुल जो खुफिया एजेंसियों के सूत्र हैं उनके मुताबिक हमास और पाकिस्तानी आतंकी संगठनों की 2 मीटिंग हुई। पहली मीटिंग जो है वो 5 फरवरी को हुई, जब लश्कर ने पाकिस्तान पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक बड़ा सम्मेलन किया था। और इस सम्मेलन में हमास के जो नेता हैं खालिद कदूमी और नाजी जहीर शामिल हुए थे। वहीं मसूद अजहर का भाई तलहा सेब भी इसमें शामिल हुआ था और इसमें करीब 100 आतंकवादी शामिल हुए थे और इनमें अधिकतर जो आतंकवादी थे वो विदेशी थे। इसके बाद 19 अप्रैल यानी कि जो पहलगाम अटैक हुआ उसके ठीक 3 दिन पहले एक और मीटिंग हुई हमास और जैश-ए मोहम्मद के आतंकवादियों की। ये मीटिंग भी पीओके में हुई और जैश-ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर में हुई। इसमें भी जो हमास का नेता है खालिद कदूमी और नाजी जहीर शामिल हुए थे। और जो ये मीटिंग हुई, इस मीटिंग में ही कहा जा रहा है कि जो पहलगाम अटैक है उसको लेकर प्लानिंग की गई थी और इसके बाद ये पहलगाम अटैक हुआ। अगर आप पैटर्न देखें इस पहलगाम अटैक का, तो जो हमास का पैटर्न है वही पैटर्न पहलगाम हमला जो है उससे काफ़ी मिलता जुलता है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था। वहाँ पर म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था और निहत्थे लोगों को काफ़ी नज़दीक से गोलियां मारी गई थीं और यहूदी जो लोग थे उनको टारगेट करके गोलियां मारी गई थीं और इस हमले का वीडियो भी आतंकवादियों ने शूट किया था। ऐसा ही हमला पहलगाम में हुआ। यहाँ पर भी आतंकी आए, एक मॉडर्न वेपन लेकर आए और उन्होंने चुन चुनकर हिंदुओं को टारगेट किया, एक जाति के लोगों को, धर्म के लोगों को मारा। और उसके बाद जो मारने का तरीका था वो भी काफ़ी अलग था, जैसा कि हमास का होता है, ठीक वैसा ही तरीका था। बिल्कुल नज़दीक से गोलियां मारी गईं, घुटनों के बल बिठाया गया और फिर सिर में गोली मार दी गई। और ये भी कहा जा रहा है कि गोली मारने के जो वीडियो, जो एक्ट थे, वो आतंकियों ने शूट भी किए। हालांकि अभी तक ये वीडियोस आए नहीं हैं क्योंकि आतंकवादी जंगलों में छुपे हुए हैं। तो जो दोनों का तरीका है वो बिल्कुल एक जैसा लगता है। तो कहीं ना कहीं पहलगाम हमले का हमास कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि हमास के नेताओं ने पीओके में लश्कर और जैश-ए मोहम्मद के जो आतंकी हैं उनके साथ में 2 मीटिंग की। पहली मीटिंग 5 फरवरी को हुई इसी साल और दूसरी मीटिंग पहलगाम हमले के ठीक 3 दिन पहले
जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर में हुई और इस मीटिंग में पहलगाम हमले की प्लानिंग हुई। कैसे हमला करना है, किसको टारगेट करना है, किस तरह से मारना है, ये सारी जो प्लानिंग थी ये वहाँ पर हुई। तो ये सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे पैटर्न को लेकर जांच कर रही हैं और हमास का इस पूरे मामले में क्या रोल है, क्या भूमिका है, इसको लेकर भी जांच चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहलगाम हमले की जांच एनआईए की टीम कर रही है। इस जांच को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। बैसरन घाटी में से निकलने वाले 54 रास्तों की जांच अब की जा रही है। सेना, सीआरपीएफ, स्थानीय पुलिस का सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी है। ओवरग्राउंड वर्कर्स को जंगल ले जाकर शिनाख्त की जा रही है कि कहां पर आतंकवादी अपने ठिकाने बना रहे थे। तो पहलगाम हमले पर ये जो जानकारी अब सामने आ रही है, बैसरन से निकलने वाले 54 रास्तों की जांच इस वक्त की जा रही है। इन रास्तों पर आतंकवादियों की तलाश जारी है। बैसरन से अलग अलग दिशाओं में 54 रास्ते निकलते हैं। घने जंगल, पहाड़, तराई की ओर ये रास्ते जाते हैं। कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से ये जुड़े हुए हैं। सेना, सीआरपीएफ, स्थानीय पुलिस का एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। कई ओवरग्राउंड वर्कर्स गिरफ्तार किए गए हैं। कुछ हिरासत में ओवरग्राउंड वर्कर्स को जंगलों में ले जाकर जांच की जा रही है कि आतंकवादियों के हाइडआउट कहां कहां हो सकते हैं। आतंकी जो उनके अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट की उन्होंने रेकी की थी। आतंकवादियों को मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी गई थी। आतंकवादियों को पाकिस्तान स्पेशल सर्विस ग्रुप की ट्रेनिंग, जो उनका स्पेशल फोर्सेस है, उसकी ट्रेनिंग मिली थी। पहलगाम हमले में लश्कर का मॉड्यूल शामिल है और यह भी कहा जा रहा है कि आईएसआई का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना और तबाही मचाना था। पाकिस्तानी सेना में पैरा कमांडो रहा है आतंकवादी हाशिम मूसा। लोकल टेररिस्ट के ग्रुप को लीड कर रहा है और एफटी मॉड्यूल ये जो है इसको बताया जा रहा है फॉरेन टेररिस्ट मॉड्यूल। लश्कर, जैश, हिजबुल से जुड़े फॉरेन टेररिस्ट मॉड्यूल के ये सब आतंकवादी इसमें शामिल थे। तो लगातार एक के बाद एक ये जानकारियां अब सामने आ रही हैं और अब यही अब कोशिश की जा रही है कि एक तो ये देखा जाए कि किस तरीके से ये लोग बाहर निकले हैं और दूसरा आतंकवादियों को पकड़ने के लिए, उनको आतंकवादियों तक पहुंचने के लिए भी लगातार जो एनआईए है और उसके साथ फौज और बाकी सुरक्षा एजेंसीज सर्च ऑपरेशन में लगी हुई हैं। तो एक के बाद एक एनआईए की जो जांच है उसमें जानकारियां सामने आ रही हैं और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इस पूरे आतंकवादी मॉड्यूल को पकड़ा जाए, निस्तेनाबूद किया जाए, जिसने पहलगाम में इस तरीके का कायराना हमला किया है। मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर भी जुड़े हुए हैं। मुकेश, जिस तरीके के खुलासे सामने आ रहे हैं, जांच में तो तेजी है, लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बनता है कि 10 दिन से ऊपर का समय हो चुका है। आतंकवादी जो पाकिस्तान से आते हैं, इस तरीके की रेकी करते हैं, हमला करते हैं और अभी तक उन तक सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंच नहीं पाई हैं। इसको लेकर भी बड़े सवाल हैं। देखिए, बिल्कुल सवाल तो है ही, क्योंकि 10 दिन से लगातार जो सर्च ऑपरेशंस हैं वो जारी हैं और अब तक जो आतंकी हैं उनके बारे में कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लग सका है। दरअसल अभी हमने जो हमारे सूत्र हैं सुरक्षा बलों में उनसे बात की, उनका कहना ये है कि जो मेरे पीछे ये बैसरन घाटी है, ये जो पहाड़ है इसके पीछे बैसरन घाटी है, बैसरन घाटी में करीब 54 रास्ते हैं और ये 54 रास्ते जो है अलग अलग जगहों से
कश्मीर में अलग अलग जगहों को जोड़ते हैं। कुछ रास्ते जो है पहाड़ों के ऊपर ऊपर जाते हैं और कुछ रास्ते नीचे तराई वाले इलाके हैं वहाँ पर आते हैं, और इनके बीच में बहुत घना जंगल है, पहाड़ हैं, बर्फ़ है। तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर सर्च ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन पिछले 10 दिनों से जो सेना है, सीआरपीएफ है और जेएंडके पुलिस है, वो लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो कर रही है। और इस पूरे इलाके के अलावा जहाँ जहाँ पॉसिबल हाइडआउट्स आतंकवादियों के हो सकते हैं वहाँ पर लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। ज़बरदस्त जो तलाशी अभियान है वो चल रहा है, लेकिन अब तक आतंकियों के बारे में कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगे हैं। वहीं एनआईए ने कुछ जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं आतंकियों के, उनके से जुड़े कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, और उन लोगों को साथ में लेकर जो एनआईए की टीम है, जो सुरक्षा बल हैं, वो बहुत सारी जगहों पर सर्च ऑपरेशंस कर रहे हैं। कुछ हाइडआउट मिले भी हैं, लेकिन वो हाइडआउट ऐसे हैं जिनको देखकर लगता है कि यहाँ पर लंबे समय से कोई रहा नहीं है, यानी कोई ऐसा हाइडआउट नहीं मिला है जिसमें हाल ही में कोई आतंकी रुका हो। तो लगातार जो सर्च ऑपरेशंस हैं वो किए जा रहे हैं। ये भी जानकारी मिली है कि हमले के वक्त केवल 3 आतंकवादी फायरिंग कर रहे थे और कुछ आतंकवादी उनके पीछे बैकअप में थे। तो ये भी एक अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और जो एनआईए की टीम है वो लगातार ओवरग्राउंड वर्कर्स से पूछताछ कर रही है। जो लोकल लोग हैं यहाँ बैसरन घाटी और पहलगाम में, उनसे पूछताछ कर रही है। फोटोग्राफर हैं, जिपलाइन वर्कर हैं, होटल वाले हैं, दुकान वाले हैं, घोड़े खच्चर वाले हैं, ऐसे तमाम लोगों से लगातार जो पूछताछ है वो चल रही है, उनको राउंड अप किया जा रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभी तक हमलावर जो अटैकर्स टेररिस्ट थे उनके बारे में कोई ठोस जानकारी सुरक्षा बलों को नहीं मिल पाई है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, इस सारी जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। पहलगाम हमले के बाद लगातार एनआईए की जांच जो है उसमें आगे बढ़ रही है। सैकड़ों ओवरग्राउंड वर्कर्स को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, और इसके साथ बैसरन घाटी में काम करने वाले टूर गाइड, फोटोग्राफर, जिप लाइन वर्कर, दुकानदारों और घोड़े और खच्चर वालों से भी पूछताछ हो रही है। इस पूछताछ में आतंकवादियों के बारे में कुछ ठोस जानकारियां भी मिली हैं। पहलगाम थाने से देखिए हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की एक ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त मैं पहलगाम थाने में हूं। पहलगाम हमले को लेकर एनआईए लगातार जांच कर रही है, और जांच के सिलसिले में लगातार पहलगाम थाने में जो स्थानीय लोग हैं उनको बुलाया जा रहा है, और उनसे एनआईए की टीमें लगातार पूछताछ कर रही हैं। इनमें वो लोग शामिल हैं जो बैसरन घाटी में हमले के वक्त वहां पर मौजूद थे। इनमें तमाम फोटोग्राफर हैं, टूरिस्ट गाइड हैं, जिप लाइन वर्कर हैं, स्थानीय दुकानदार हैं, होटल मालिक हैं। तो इनसे लगातार जो एनआईए की टीमें हैं वो पहलगाम थाने में ही पूछताछ कर रही हैं, और एनआईए की टीमें यहाँ पर लगातार कैंप कर रही हैं, और यहीं पर तमाम जो स्थानीय लोग हैं उनसे पूछताछ कर रही हैं। जहाँ पर इसके ठीक पिछले जो बैसरन घाटी है वहाँ पर हमला हुआ था 22 अप्रैल को, और बैसरन घाटी के रेडियस में जो 5 किलोमीटर का दायरा है, उस दायरे में जितने भी लोग हैं, जितने लोगों की ज़रूरत पड़ रही है, उनको एनआईए की टीम बुलाकर पूछताछ कर रही है। क्योंकि इस बात का पूरा शक है कि आतंकवादियों की मदद कुछ लोकल लोगों ने की है। इसीलिए जो पुलिस और जो एनआईए की टीमें हैं वो लगातार लोकल यानी कि स्थानीय लोगों को बुलाकर उनसे पूछताछ कर रही हैं। इस पूरी घटना में कई ओवरग्राउंड वर्कर्स तो शामिल हैं ही, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, खासतौर से जो लोकल लोग हैं, शक इस बात का है कि ये भी कहीं ना कहीं इनमें से कुछ लोग इस पूरी घटना में शामिल रहे होंगे। क्योंकि आतंकवादियों ने यहाँ पर आकर वो काफ़ी दिन रुके हैं, बैसरन घाटी ऊपर गए हैं, और यहाँ पर कई जगहों की रेकी भी हुई है। तो स्थानीय लोगों की भूमिका भी इसमें हो सकती है। उस लिहाज से लगातार स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है। तो ये सिलसिला लगातार जारी है। एनआईए तमाम लोगों के बयान दर्ज कर रही है। जो चश्मदीद हैं उस घटना के, उनके भी बयान दर्ज किए गए हैं। जो जिनके अपने मारे गए हैं इस घटना में, उनके भी लगातार स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। तो इस तरह से एनआईए इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है। क्योंकि जिस तरह से जांच में साफ हुआ है कि इस पूरे हमले में पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ है, और पूरी जो कॉन्स्पिरेसी है वो पाकिस्तान में हुई है। 2 पाकिस्तानी आतंकवादी इस घटना में शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं एक लोकल सपोर्ट, जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है, वो ज़रूर यहाँ से मिला होगा। इसीलिए लगातार जो एनआईए के अधिकारी हैं और जेएंडके पुलिस है वो यहाँ पर तमाम इस घटना से जुड़े हुए वहाँ पर मौजूद और कुछ स्थानीय लोगों से लगातार पूछताछ कर रही है। पहलगाम से कैमरा पर्सन
अशोक महाली के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। वहीं रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पहलगाम हमले के बाद भारत के साथ जारी तनाव को पाकिस्तान की आर्थिक सेहत के लिए अच्छा नहीं बताया है। तो मूडीज ने क्या चेतावनी दी है, जरा विस्तार से आपको बता देते हैं। पाकिस्तान को मूडीज रेटिंग एजेंसी की चेतावनी है। रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि तनाव बढ़ा तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त मार पड़ेगी। तनाव से पाकिस्तान का विकास को गहरा झटका लगेगा। पाकिस्तान को मिलने वाली विदेशी फंडिंग पर भी असर पड़ सकता है। पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव जो है वो बढ़ेगा। तनाव बढ़ने से भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई खास असर नहीं दिख रहा। रक्षा पर भारत से ज्यादा खर्च का जो असर है वो पाकिस्तान पर दिखाई पड़ेगा। वहीं पाकिस्तान ने अपनी कम से कम जिस तरीके की जो धमकी है उसको साधते हुए एक दूसरा मिसाइल टेस्ट भी किया है। फतेह सिंह के मिसाइल टेस्ट की ये खबर सामने आ रही है। सतह से सतह मार करने वाले 120 किलोमीटर की रेंज का ये मिसाइल है। 3 दिन में पाकिस्तान का दूसरा मिसाइल टेस्ट है। ये भारत की तरफ पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं उसको भी दर्शाता है और साथ ही साथ कोशिश कहीं लोगों को ये भी देखने में हो रही है, एक्सपर्ट्स को, कि पाकिस्तान चाह रहा है कि वो डरा कर या इस तरीके की चीज़ों को दिखाकर कोशिश ये करने की बताने की कर रहा है कि देखिए हम पे हमला ना किया जाए। इंडस युद्ध अभ्यास पाकिस्तान इसको नाम दे रहा है। उमा शंकर सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमा, लगातार 3 दिन में 2 मिसाइल टेस्ट करके पाकिस्तान तनाव को कम नहीं बल्कि बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, 3 दिन पहले भी जब उसने अब्दाली वेपन सिस्टम का परीक्षण किया था तो उस वक्त भी जो सूत्र हैं उन्होंने बताया था कि ये पाकिस्तान की तरफ से उकसावे की कार्रवाई है। और आज 3 दिन के भीतर ही दूसरी बार उसने जो फतेह मिसाइल का परीक्षण किया है तो इसे भी उकसावे की कार्रवाई के तौर पर लिया गया है। ये अलग बात है कि जब इस तरह के मिसाइलों का परीक्षण होता है तो एक दूसरे देश को नोटिफाई करना होता है, जो कि पाकिस्तान ने पिछली बार भी नोटिफाई किया था, भारत को इस बात की जानकारी दी थी। लेकिन मौजूदा परिस्थिति में जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है, ऐसे में एक के बाद एक मिसाइलों का परीक्षण और साथ ही साथ जिस तरह से भड़काऊ बयान पाकिस्तानी नेताओं की तरफ से आ रहे हैं वो जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो अपनी जो एक फ्रस्ट्रेशन की स्थिति है वो दिखाता है, क्योंकि उसको लगातार इस बात की आशंका बनी हुई है कि भारत की तरफ से एक जवाबी कार्रवाई होगा। जो पहलगाम में जो आतंकी कार्रवाई जो है जिसको कि अंजाम दिया गया है, जिसमें लश्कर तोयबा और पाकिस्तान की ज़मीन के इस्तेमाल की जो बात है वो निकल कर सामने आ रही है। तो इससे भयभीत पाकिस्तान जो है वो अपनी मिसाइलों का भी परीक्षण कर रहा है और उसके साथ साथ जो है कल DGISPR और पाकिस्तान के जो सूचना मंत्री हैं उन्होंने वहां की ऑल पार्टी को संबोधित किया था, उनको जानकारी दी थी। अलबत्ता उस ऑल पार्टी ब्रीफिंग में जो PTI है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी है, जो कि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उसने शिरकत नहीं किया। तो एक पॉलिटिकल डिवाइड भी है पाकिस्तान में, जिसको बांटने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है और लगातार वो एक आक्रामक रवैया दिखाकर अपना हाथ ऊपर रखने की कोशिश कर रहा है। उमा, बने रहिएगा हमारे साथ। कुछ और खबरें हैं जिस पर आपके पास आते हैं विस्तार से जानकारी के लिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है और पहलगाम हमले पर भारत को एक बड़ा समर्थन रूस की तरफ से आया है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि साजिश करने वालों को सजा मिलनी चाहिए, हमले का सपोर्ट करने वालों को भी सजा मिलनी चाहिए। व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री से बात करते हुए ये भी कहा, हम पूरी तरह से भारत के साथ हैं, आतंकवाद से लड़ाई में रूस भारत के साथ है। उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए। उमा, रूस एक ऐसा भारत का एक पार्टनर रहा है कि कभी भी क्राइसिस रही हो हमारे इतिहास में लेके अब तक रूस हमेशा सुदृढ़ तरीके से हमारे साथ खड़ा दिखाई पड़ा है और एक बार फिर से व्लादिमीर पुतिन ने जिस तरीके से बात करके अपना सहयोग भारत की तरफ बढ़ाया है उससे भारत को काफी बल मिलेगा। जी बिल्कुल, एक तरह से देखें तो ये टेलीफोन पे जो बातचीत है वो रूस की उस पुरानी जो स्थिति है उसका दोहराव है। जब 22 जो तारीख को जब पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ उसके तुरंत बाद जो है रूस की तरफ से राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से एक चिट्ठी लिखकर इस हमले की निंदा की गई और भारत का साथ दिखाया गया। आज टेलीफोन पे जब बातचीत हुई है तो एक बार फिर राष्ट्रपति पुतिन ने न सिर्फ आतंकवाद की कड़ी निंदा की है बल्कि भारत के साथ खड़े होने की बात भी की है। तो ये जो रूस का रिजॉल्व है आतंकवाद के खिलाफ
वो दिखाता है और साथ ही साथ भारत के साथ किस तरह से उसके जो रिश्ते हैं उसको भी दिखाता है। एक अहम बात यह भी है कि जो रूस की तरफ से जो रीड आउट जारी किया गया उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जो रूस के राष्ट्रपति पुतिन हैं वो इस साल द्विपक्षीय जो सालाना बातचीत होती है उसके लिए भारत आएंगे, इस बात की तस्दीक की गई है। और क्योंकि 9 तारीख को जो विक्ट्री डे परेड है उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को न्योता गया था, हालांकि वो नहीं जा पा रहे, उनकी जगह जो है विदेश राज्य मंत्री जा रहे हैं। लेकिन इस मौके का इस्तेमाल जो है प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति को जो 80वां जो सालगिरह है विक्ट्री डे का उसको लेकर कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज भी दिया। तो कुल मिलाकर जो रूस है वो लगातार आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के साथ खड़ा है और इस बातचीत के जरिए उसने एक बार फिर यही संदेश दिया है। उमा, बने रहिएगा हमारे साथ। आप पर वापस आ रहे हैं। दूसरी जो खबर है उसको लेकर भी भारत के सख्त रुख के बाद पाकिस्तान में किस तरीके का माहौल है। पाकिस्तान की सेना ने सभी पार्टियों के साथ एक बैठक भी की है, सभी दलों को मौजूदा हालात की जानकारी दी है। आज शाम 5 बजे पाकिस्तान नेशनल असेंबली की बैठक होनी है। भारत पाकिस्तान तनाव पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी आज बैठक होनी है। तो सबकी नजरें उमा, चाहे पाकिस्तान हो चाहे यूनाइटेड नेशंस, इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव है उस पर जुड़ी हुई है। पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से भारत का एक जो रिएक्शन अभी आना बाकी है उसको लेकर किस तरह की अस्थिरता है वो लगातार बनी हुई है। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान जो है वो खुद ही एक जो राजनीतिक अस्थिरता है उसकी स्थिति से गुजर रहा है। वहाँ सबसे बड़े विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं इमरान खान वो जेल में हैं और पीटीआई ने इसी वजह से जो ऑल पार्टी ब्रीफिंग हुई उसका बायकॉट किया और ऑल पार्टी मीट बुलाने की बात की जिसमें अलग अलग पार्टियों को सुना भी जाए, न सिर्फ ये कि DGISPR या फिर जो सूचना मंत्री हैं पाकिस्तान के वो अपनी तरफ से जानकारी दे दें। तो एक डिवाइडेड हाउस है पाकिस्तान में जिसको साधने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान की सेना, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट है वो कर रही है। दूसरी बात यह भी है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी तरफ से सक्रियता दिखाकर वर्ल्ड कम्युनिटी को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटी हुई है। और क्योंकि पाकिस्तान अस्थायी सदस्य है UNSC का और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए उसने एक क्लोज डोर मीटिंग की मांग की जिसको कि ग्रीस जो कि अध्यक्ष है इस बार उसने ये कहते हुए स्वीकार लिया है कि इससे जो है वो अलग अलग जो विचार है वो निकल कर सामने आएंगे और स्थिति को डिफ्यूज़ करने में, तनाव को कम करने में इससे मदद मिलेगी। तो पाकिस्तान जो है वो क्योंकि भारत ने अपनी सक्रियता दिखाई है, दुनिया के देशों को उसने अपने हिसाब से ब्रीफ किया है और सबूतों की बात की है, तो इसके एवज में पाकिस्तान भी जो है वो अधिक सक्रियता दिखा रहा है। और हमने देखा कि किस तरीके से न सिर्फ वो इस तरह के कदम उठा रहा है जिसके ज़रिए वो अपने आप को अपनी एकता दिखा सके, बल्कि पाकिस्तान के जो जानकार हैं वहाँ से ये भी बताते हैं कि जो सेना प्रमुख है आसिम मुनीर वो तो चाहते हैं कि कल जंग हो उससे पहले आज ही हो जाए, क्योंकि इससे उनकी अपनी स्थिति को मजबूत करने में मदद मिलेगी और उनको उनके पीछे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी नजर आएंगी, क्योंकि युद्ध की स्थिति में वहाँ सेना जो है सर्वोपरि नजर आएगी। तो ये जो रणनीतिक एक तौर पे अपनी स्थिति को मजबूत करने का जो एक प्लान तैयार किया है वहाँ के सेना प्रमुख ने, उसी मद्देनजर तमाम जो वहाँ पे घटनाएं उसके इर्द गिर्द घूम रही हैं। बिल्कुल, तो सेना प्रमुख भी चाह रहे हैं कि कम से कम इस वक्त उनकी स्थिति थोड़ी और मजबूत हो जाए। इस आपदा में भी उनको शायद अवसर दिखाई पड़ रहा है और वो अपनी और पकड़ पाकिस्तान में मजबूत करने की कोशिश में भी लगे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उमा हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या व्यंग की, कॉमेडी की, मजाक की कोई सीमा होती है या कम से कम व्यंग में सब कुछ जायज़ है? ये चर्चा इस वजह से भी हो रही है क्योंकि इंडियाज़ गॉट लेटेंट शो के प्रमुख समय रैना एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। इस बार मामला उनके शो में विकलांगता का मजाक बनाए जाने को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना, विपुल गोयल और 3 अन्य लोगों को इस सिलसिले में नोटिस जारी करते हुए कहा है कि मामला जो है वो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम के एक रेयर बीमारी से जुड़ा हुआ है। इस बीमारी से ग्रस्त 2 महीने के बच्चे के इलाज पर बहुत महंगा खर्च किया जाता है, बहुत ज़्यादा। एक इंजेक्शन जो होता है वो करीब 16 करोड़ रुपए का आता है। समय रैना पर आरोप है कि उसने इसके महंगे इलाज का मजाक बनाया था। एक अन्य मामले में उन पर नेत्रहीनता और आंखों को लेकर मजाक उड़ाने का आरोप लगाया गया है। और इससे पहले वो रणवीर अल्लाबादिया के साथ अश्लील बातों को लेकर घिर चुके हैं। उनका कार्यक्रम जो है वो बंद कर दिया गया और उस पर अब कोर्ट के अंदर केस चल रहा है। इस बार क्योर SMA फाउंडेशन ने उनके खिलाफ याचिका दायर करते हुए
ये विकलांगता के मजाक जो उड़ाया है उसके ऊपर समय रैना के ऊपर सजा की मांग की है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने समय रैना और विपुल गोयल सहित 5 लोगों को नोटिस जारी करते हुए इन सभी को कहा है कि वो कोर्ट में अपना पक्ष रखें। नोटिस में 3 अन्य लोग सोनाली ठक्कर, निशांत तंवर और परमजीत सिंह घई के नाम भी हैं। इन 5 को निजी रूप से पेश होने के निर्देश अब दिए गए। तो इसी को लेकर ये सवाल उठता है कि क्या जो एक आजकल का जो एक जिसे स्टैंड अप कॉमेडी कह लीजिए या जो ऑनलाइन OTT यूट्यूब पर जिस तरीके का एक कॉमेडी का जो पूरा कार्यक्रम होते हैं, क्या वो अपनी सीमा लांघ रहे हैं या हम कुछ ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं इन सब बातों को लेकर? चर्चा करने के लिए मेरे साथ जाने माने कवि अशोक चक्रधर साहब इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील पाल कॉमेडियन हैं, फिल्मों में काम कर चुके हैं, उनको बहुत अच्छे से सब लोग जानते हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक जी, मैं सबसे पहले आपसे ही ये समझना चाहूँगा कि क्या, जैसे मैंने शुरुआत की कि व्यंग में, कॉमेडी में, जोक्स में क्या कोई सीमा होती है या व्यंग के नाम पर आप कुछ भी कह सकते हैं? क्योंकि कई बार ये बात कही जाती है कि देखिए सीरियसली मत लीजिए, ये तो एक छोटा सा जोक है, आपको हंसाने का है, हंसी और भूल जाइए। देखिए, इस तरह का चलन हमारे देश में रहा है कि कुछ अवसर होते हैं, जैसे होली का अवसर है, उसमें हम बड़े से बड़े व्यक्तित्व पर हास्य कर सकते हैं और कहा जाता है बुरा न मानो होली है। लेकिन उसके पीछे एक सांस्कृतिक ताकत होती है, उसके पीछे हमारी एक समझदारी होती है, हमारे सामाजिक रिश्तों की पहचान होती है। कमज़ोर और ताकतवर लोगों के बीच में हम किसका चयन करें, हम किसके पक्ष में हैं। अगर हम कमज़ोर पे मजाक बना रहे हैं तो इसमें आपकी धाक नहीं है, मजाक करना कोई मजाक नहीं है। तो मजाक के लिए बहुत संवेदनशीलता की आवश्यकता है, मजाक के लिए बहुत गहराई की आवश्यकता है। मजाक एक गंभीर कर्म है, वो हल्केपन में नहीं लिया जा सकता। और कोई उसको हल्का बनाने के लिए बहुत हल्के और नीचे उतर जाता है तो ये उसकी मानसिक विकलांगता है। अगर वो किसी दृष्टिहीन पर या किसी साधन संपन्न से विहीन व्यक्ति पर या विकलांगता से जूझ रहा है, उस पर मजाक करने का तो कोई, वो मैं उसे जघन्य अपराध मानता हूँ। सुनील, क्योंकि आप फिल्मों में भी आपने काम किया है, ऐसे कई सारे कॉमेडी शोज में भी आपने हिस्सा लिया है, जीते भी हैं। ये जो अभी स्टैंड अप कॉमेडी को लेकर पूरी कंट्रोवर्सी बनी हुई है, जिस तरीके के कार्यक्रम को लेकर कंट्रोवर्सी हुई है, उस पर आपके बड़े स्ट्रॉन्ग विचार भी देखने को मिले हैं। लेकिन दूसरी तरफ से पलट के लोग कहते हैं देखिए स्लैपस्टिक कॉमेडी, अश्लील कॉमेडी फिल्मों में भी होती है, तब उस पर सुनील पाल कुछ कहते नहीं है। इन लोगों को जो यूट्यूब पर अपना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर सुनील पाल अपना व्यंग कस देते हैं या कोई टीका टिप्पणी कर देते हैं। सबसे पहले तो आपको प्रणाम है और मेरे गुरु हमारे अशोक चक्रधर जी को मैं चरण स्पर्श प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद चाहता हूं उनका। देखिए, मैं इसलिए बोलता हूं स्टैंड अप कॉमेडी पे भी क्योंकि मेरी रोजी रोटी स्टैंड अप कॉमेडी है, मेरा प्रथम कर्तव्य स्टैंड अप कॉमेडी है। ठीक है, स्टैंड अप कॉमेडी मेरा पहला प्यार है। फिल्म वालों को भी, फिल्म वाले जब मुझे कोई काम देना चाहते तो उनको थैंक यू कहता हूं। मैं कहता हूं रेट जो तुम चाहो, डेट जो मैं चाहूं। अगर मुझे कोई शो आ जाएगा तो मैं शो में पहले भागूंगा, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी मेरा पहला प्यार है। तो अगर मेरे पहले प्यार पे, मेरे रोजी रोटी पे कोई प्रहार होता है किसी तरह से भी, तो उसके लिए मुझे दर्द होता है, और दर्द होता है तो मैं चीखूंगा, मैं चिल्लाऊंगा। और मैं यही वजह है कि मैं ये स्टैंड अप कॉमेडी, इनको तो हालांकि मैं कॉमेडियन भी नहीं मानता, स्टैंड अप कॉमेडियन भी मानता, मैं तो इनको इंसान भी मानने को तैयार नहीं। क्योंकि ये कौन सी संस्कार है, ये कौन सा परंपरा लाए हैं कि छूट गाली देते हैं, छूट गाली देते हैं। लड़के हो या लड़कियां, लड़कियां तो और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है इसमें, पता नहीं क्या क्या बोलती है, किस लेवल पे बोलती है। तो इससे क्या होता है कि समाज में ये मैसेज जाता है कि स्टैंड अप कॉमेडी मतलब अब ये कॉमेडी। और फिर प्रोग्राम करने वालों को, इवेंट करने वालों को लगता है कि यार इसी तरह की कॉमेडी हो रही तो अपने शो में मत बुलाओ इनको। अगर इनके कॉमेडी अगर सही है और इनके जो सो कॉल्ड समर्थक है बोलते हैं इसमें क्या बुरा है, इसमें क्या बुरा है, इसमें कुछ हमारी भी चोटें हैं, हमारी भी स्टैंड अप कॉमेडी की कुछ चोटें जो है इसमें आ गए, नमक हराम इसमें आ गए। उनको वो नमक हराम हो, मैं उनको कह सकता हूँ कि अपनी ही रोजी रोटी पे जिस थाली में खाए उसी में उन्होंने छेद कर दिया। परसों किसी परेश रावल को मैं देख रहा था किसी इंटरव्यू में, परेश रावल ये कह रहा था कि मुझे ये 3-4 गाली देने वाले पसंद है मुझे। ठीक है,
तो मैंने कहा भाई ये तो कह सकता है कि ये पेशाब पीता है, ये कह सकता है, ठीक है, ओके, ये इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरी रोजी रोटी पे फर्क पड़ता है। मैं जहां जहां शो करने जाता हूँ, लोग हाथ जोड़ के आते हैं, सुनील पाल जी वल्गर मत कीजिएगा। अगर दुनिया में चल रहा है, सब तरफ चल रहा है, तो मुझे हर शो में आके लोग हाथ जोड़ के क्यों बोलते हैं कि सुनील जी फिर आप वल्गर कॉमेडी मत सुनील कीजिएगा, जी पर ऐसी क्या comedy मत जस्टिफाई करता है, क्यों ऐसे लोग जो जिस तरीके की, जो हम कॉमेडी की बात कर रहे हैं, मैं अशोक जी को भी इसमें लेके आऊंगा, लेकिन उनके व्यूज बड़े मिलियंस में जाते हैं, बहुत सारे लोग उसको देख भी रहे होते हैं, उनका पूरा धंधा इसी बात को, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं ना कि एक व्यूज को लेकर लड़ाई है, तो आप जैसा जितना आउटरेजियस बोल सकते हैं, जितना बिल्कुल उसको अलग एक लेवल पे लेके जा सकते हैं, उससे ज्यादा आपको व्यूज मिल रहे हैं। तो क्यों ऐसा है कि इसको लोग परोस रहे हैं और देख भी रहे हैं? सोशल मीडिया माफिया, ये शब्द इस्तेमाल करूंगा मैं, ठीक है, ओके। सोशल मीडिया माफिया जो इन चोटों को और प्रमोट करता है और प्रमोट करता है और प्रमोट करता है। इनमें से एक भी चोटा अशोक चक्रधर जी के सामने एक शो में नहीं टिक पाएगा, एक शो में नहीं टिक पाएगा कोई भी चोटा, इनमें से एक शो में नहीं टिक पाएगा। किसी का भी बड़ा नाम ले लो, क्योंकि शो करना नहीं आता, परफॉर्म करना नहीं आता, जोक बनाना नहीं आता, तो फिर आसान क्या है, गाली दे दो। आपके सामने गाली देते तो हंसेंगे, कोई भी अब हंस निकले तो आप मोहल्ले में देखते ना, कोई बेवड़ा चिल्लाता है, चीखता है, ठीक है, ओके, तो लोग उसको देखते हैं ना, उसका तमाशा। तो ये तमाशा देखने वाले अब सोशल मीडिया पे आ गए हैं, और सोशल मीडिया को व्यूज से मतलब है। जी। वो ये उन्हें उन्हें इससे मतलब नहीं कि व्यूज किस तरह से आ रहे हैं। सुनील पाल के जोक को देखने के लिए थोड़ा दिमाग लगता है, थोड़ी मेहनत लगती है। सुनील पाल भी वो जोक मेहनत से बनाता है। यहाँ ना बनाने वाले को मेहनत लग रही है, ना देखने वाले को मेहनत लग रही है, ना बनाने वाले को कष्ट हो रहे हैं, ना देखने वाले को पैसे देने पड़ रहे हैं। तो उनके व्यूज तो बढ़ेंगे ना, और जब उनके व्यूज बढ़ते हैं तो फिर केबीसी वाले उनको बुलाते हैं, कपिल शर्मा उनको बुलाता है, फला शो में उनको बुलाया जाता है, इस शो में। तो फिर वो क्या होता है, व्यूज की मजबूरियां होती है, ठीक है, मतलब एक शो को एक्सेप्टेबिलिटी जो उसका एक viewers- पूरा सर्कल बन जाता है, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है सर। सर्कल, लेकिन लाखों रुपए सोशल जी। मीडिया को मिलते हैं तो अशोक उसको जी, मैं promote करते हैं। अगर सुनील आपसे पाल को पूछना चाहूँ, promote नहीं क्योंकि जो करेगा। एक पूरा जेनरेशन है, कई जेनरेशन हैं जो आपको देखते हुए बड़े हुए हैं, जिन्होंने देखा है कि किस तरीके के व्यंग के माध्यम से आप जिस तरीके की अपनी बातें रख पाते हैं, उसमें कभी कंट्रोवर्सी नहीं होती जी। मतलब उसमें ऐसा नहीं होता कि कोई बाहर निकल के कहेगा कि अब FIR कर देता हूं अशोक जी के खिलाफ जाके। और ये जो अब हो रहा है, इसमें हर दूसरे दिन कुछ एक नई कंट्रोवर्सी। तो क्या ये कंट्रोवर्सी को पैदा करने के लिए ही इस तरह की बातें होती हैं, वो एक दूसरे को फीड कर रही हैं? बिल्कुल, शायद कंट्रोवर्सी ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। कंट्रोवर्सी हो, लोगों का चेहरा की सुनील तरफ जी, आए। एक मिनट, अशोक चक्रधर जी बोल रहे हैं, एक सेकंड में आपके पास आ रहा हूं वापस। Sorry. मैं ये कहता हूँ कि हमको मिली बदनामी पर दुश्मनों की दुआ कि सबसे ज़्यादा नाम हमारा ही हुआ। तो बदनाम होने के लिए तैयार है एक प्रजाति जो हास्य के नाम पर अपना लास्य बिखेरती है, और उसके पास उन पुरानी परंपराओं के लिए कोई आदर भाव नहीं है। हम तो गुजरे ज़माने की चीज़ बता के वो लोग आगे बढ़ जाते हैं और हम मुस्कुरा के रह जाते हैं। क्योंकि हास्य क्या होता है, कितनी मेहनत से होता है। पुराने ज़माने में टेलीविज़न के जो भी शो आते थे, शरद जोशी लिखा करते थे, हरिशंकर परसाई लिखा करते थे, रमावता त्यागी लिखा करते थे, और एक ऐसा वातावरण था जहां हम अप्रिशिएट करना जानते थे ह्यूमर को। श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी हमें अच्छा लगता था, क्योंकि उसमें हमारा समाज होता था, समय की सच्चाइयाँ होती थीं, और व्यंग्य किया जाता था बड़ों पर, छोटों पर नहीं किया जाता था। और अब जब मैं देखता हूँ तो मेरा मन रोने लगता है कि हंसाने वाले को ये रुला रहे हैं। मैं हंसाने वाला मानता हूँ अपने आप को, और मैं हंसाता रहा हूँ। नए साल के कार्यक्रम हो या नए कवि सम्मेलन हो, तो मैंने कभी अपने संचालन में कोई उतरी हुई बात नहीं कहने दी, और न उन्होंने कही, क्योंकि एक न्यूनतम नैतिकता के मानदंडों से हम सब लोग परिचित हुआ करते थे कि हम क्या कह सकते हैं। महिला का अपमान नहीं करना, बच्चों का अपमान नहीं करना, और किसी ऐसे व्यक्ति का अपमान नहीं करना जो किसी भी तरह से लाचार है, अपंग है या वो अक्षम है। आप ये सुनते हैं आजकल स्टैंड अप कॉमेडी के? मैं नहीं सुनता हूँ। मतलब अब जैसे हम आपको बुला लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देखना पड़ जाता होगा, हुआ क्या है ये तो देख ही लूं जब मैं इस पे कुछ देखिए कह रहा क्या हूं। है कि लगभग हर प्लेटफॉर्म पे कई बार बहुत अच्छे लगते हैं मुझको अपने कपिल शर्मा, लेकिन वहाँ भी नैतिकता से उतर के भी कुछ बोल जाते हैं, लेकिन संभाल लेते हैं। लेकिन अब तो इतना परम चरम नंगई का ऐसा परिदृश्य है कि आप जितनी भाषा में नंगापन लाएंगे उतना आप प्रसिद्ध हो जाएंगे, और जितना भाषाई दंगा पैदा कर देंगे और उसको इतना तार्किकता के बीच में घुटता हुआ, फिर कानूनी लड़ाइयों तक जाता हुआ, फिर उसमें भी अपने आप को हीरो बनाता हुआ। अब कोई भी हास्य कलाकार इस प्रकार का जब कोर्ट जाएगा तो कोई लज्जा से उसकी आंखें नीची नहीं होंगी। वो छाती ठोक के जाएगा कि हाँ, हमारे पीछे इतने व्यूज़ की ताकत है,
हम इतने कौरवों के साथ इतनी अक्षोहिणी सेना रखते हैं अपने साथ, तो ये जो अक्षोहिणी सेना ताली बजाने वालों की या लाइक करने वालों की या व्यूज़ बढ़ाने वालों की, ये व्यूज़ बढ़ाने वाले लाइक भी नहीं करते हैं। सर आपको मैं, क्योंकि सुनील पे जाने से पहले मैं एक सवाल आपसे जरूर, क्योंकि मैं सोच भी रहा था इस पे, तो क्या सुनने वाले बदल गए हैं या कहने वाले बदल गए हैं? सुनने वालों के लिए सामग्री बदल गई है। सुनने वाले वही हैं जो अकेले में मोबाइल पे इस तरह की चीज़ें देखते हैं, वो अपने परिवार के साथ नहीं देखते हैं। और यह जो कलमश है ना, ये जुगुप्सा की जिज्ञासा है। हर कोई चाहता है नंगई देख लेना, गुपचुप, तो गुपचुपवादी बने रहो। ऐसे तुम सरेआम सबके सामने खुलकर अपनी बातें कहो, ये आवश्यक नहीं है। मित्र अपने साथ कैसी बातें करते हैं वो अलग बात है, लेकिन अपनी उस बात को सामाजिक प्लेटफॉर्म पर लाते हैं अगर, तो ये एक बहुत बड़ी पीढ़ी के साथ अन्याय करते हैं। और मुझे लगता है कला ही उस बात की है, शायद इसी वजह से, जैसे मैंने कहा अशोक चक्रवर्ती को सभी इसी वजह से जानते हैं कि वो व्यंग भी कर लेते हैं, बहुत सारी बातों को कटाक्ष भी कर देते हैं, और जिस तरीके के शब्दों का चयन करते हैं वो कम से कम जो उन्होंने बताया कि वो न्यूनतम स्तर से बढ़ के, और शायद चैलेंज यही है कि आप किस तरीके के शब्दों का और किस तरीके के भाव से बातें कह रहे हैं। सुनील, मैं जब अगर आपसे ये बात समझना चाहूँ, जैसे जो मैं अशोक जी से भी पूछ रहा था कि क्या सुनने वाले बदल गए हैं, मतलब जैसे अशोक जी कह रहे थे हमको कह देते हैं कि हम पुरानी चीज़ हैं भैया, इस तरह की कॉमेडी नहीं चलती है, हम नए ज़माने के कॉमेडियन हैं, तो क्या सुनने वाले बदल गए हैं या कहने वालों ने तरीका बिल्कुल आसान चुन लिया है? नहीं, आसान चुन लिया ये बात है। मुझे थोड़ा सा बोलने दीजिए। मैं और अशोक चक्रधर जी, गुरु जी हमारे, और भी जो कलाकार है परफॉर्म करते हैं, चाहे वो कुमार विश्वास परफॉर्म करते हो, चाहे वो शैलेश लोढ़ा परफॉर्म करते हो, चाहे हमारे यहाँ पे 2-4 लोग जॉनी लीवर साहब परफॉर्म करते हो, राजेश श्रीवास्तव करते थे। लाखों की भीड़ आती थी, लाखों की भीड़, ठीक है। लाखों की भीड़ में 2-2, 3-3 घंटा परफॉर्मेंस करने का इनका सबका रिकॉर्ड है, चाहे देश हो या विदेश हो। आज भी हम जाते हैं शो करने के लिए, एक छोटे बच्चे से लेके युवा से लेके युवक से लेके बुजुर्ग जवान, सारे लोग अपने परिवार के साथ बैठ के 2-2, 3-3 घंटा कॉमेडी, कवि सम्मेलन, कॉमेडी शोज, लॉफ्टर शो देखते हैं। आज भी रिकॉर्ड है कि शो हमें पब्लिक के द्वारा या कानून के द्वारा बंद करना पड़ता है। लोग इतना खो जाते हैं सुनने में कि उनका उठने का मन नहीं करता। संख्या बढ़, अगर हमारा शो 7 बजे शुरू हुआ और संख्या 500 है, तो खत्म होते होते वो 5000 तक पहुंच जाती है। लोग बढ़ते हैं, चिपकते हैं। तो ये असलियत जो है वो ये है। ये YouTube पे जो बरामदे में जो माइक पकड़ के लड़के, गंदे लड़कियां नंगा नाच नाचती है, नंगे बातें करती हैं, और वो तो देखने वाला वो शायद वो तबका शायद बाहर भी होगा, लेकिन फिर वो बाहर भी उतना ही फिर वो बंद कमरे में होता है। खुले ओपन शो करने की ताकत इनके अंदर है नहीं। इनमें से कोई भी एक कलाकार, मैं बार बार दोहराता हूं, अगर ये सचमुच कलाकार है और ये सचमुच कलाकार होने का दावा करते हैं, तो किसी एक अशोक चक्रवर्ती जी के शो में आके 15 मिनट परफॉर्म करके दिखा दे। इनमें से किसी को भी चैलेंज करता हूं मैं, तो मैं अपना नाम योगी जी को बोल के बदलवा दूंगा, ठीक है। मैं कहता हूं इनकी औकात नहीं कि ये कहीं खड़े रह सके। ये सिर्फ माध्यमों के द्वारा क्रिएट किए हुए लोग हैं। जब से मैं जरा सा बदनाम हो गया, राम कसम मेरा बड़ा नाम हो गया। कोई भी लड़की मार्केट में जा रही है, पूरे परिवेश में जा रही है, तो हम शायद उसको सम्मान से देखेंगे, लेकिन अगर कम कपड़े में जा रही है तो बड़े घूर के देखेंगे। तो ये जो अट्रैक्शन, जो आईबॉल जो है ना, ये इन लोगों का क्षेत्र होता है। और ये जो लड़के जेल में जाते हैं ना, जो कॉमेडी करने वाले, ये मजबूरी में नहीं आते, ये जानबूझ के जेल में जाते हैं। इन्हें पता है कि ऐसे ही हमारा नाम होगा, ऐसे ही हमारा नाम होगा, ऐसे हमें बिग बॉस वाले बुलाएंगे, ऐसे केबीसी वाले बुलाएंगे। तो ये एक इंडस्ट्री फीडिंग इंडस्ट्री वाली सिचुएशन है कि आपने एक स्टेप लिया तो उसके बाद सरदार का इंटरव्यू 1.5 घंटा किया था उस सौरभ द्विवेदी ने, बेशर्म आदमी ने, सरदार का, जिसने माँ बहन की गालियां दी थी। याद रखिए, ये आप लोग पत्रकार भी इसलिए जिम्मेदार हो। ठीक है सर, हम भी अपनी जिम्मेदारी लेते हैं इस पर, लेकिन मैं बिल्कुल, क्योंकि समय खत्म हो गया सर, मैं अंत में आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ये एक जो ग्लोबलाइजेशन की बात होती है कि बाहर इस तरीके की या इस तरीके की कॉमेडी जो है वो चलती है, लोग समझते हैं, शायद उनका परिप्रेक्ष्य, अंडरस्टैंडिंग एक डिफरेंट तरीके की है, उसको क्या भारत पे थोपने की कोशिश की जा रही है? नहीं सर, आप कह सकते हैं ऐसा, सुनील, अशोक जी आप कह सकते हैं कि पाश्चात्य सांस्कृतिक जीवन मूल्यों में खुलापन है, और उस खुलेपन के साथ वो लिबर्टी लेते हैं, तो उसका समाज स्वीकार करता है। लेकिन हमारे यहाँ जो परेशानी है वो ये कि ये एक इंडस्ट्री, आपने बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया था कि एक इंडस्ट्री बन गई है, और ये छोटी मोटी नहीं, हज़ारों करोड़ की इंडस्ट्री है। तो जब इतना पैसा मिल रहा है, हर व्यू का एक सिक्का आपकी जेब में आता है, तो ऐसी स्थिति में वो गिरने में क्या है,
कोर्ट से बरी हो जाएंगे, थोड़ा माफ़ी मांग लेंगे, कोर्ट तो भी तो हंसना जानता है, उसको हंसा के आ जाएंगे। तो अपने ऊपर एक ऐसा छद्म आत्मविश्वास इन लोगों में आ गया है जो कि उतर कर और ज़्यादा उतर कर, मैं रोज़ सीढ़ियाँ उतरता हूँ, नर्क ख़त्म नहीं होता, वहाँ तक जाकर भी ये नारकीय स्थितियाँ बना देते हैं। ये एक दुख की बात है। मतलब शायद एक कंपटीशन बन गई है कि कौन कितना नीचे स्तर का जोक कर सकता है। और मैं उसको तो इतने ज्यादा सोशल मीडिया को views, शोले फिल्म का ठाकुर कहता हूँ। जी। मैं तो सोशल मीडिया को शोले फिल्म का ठाकुर सर सबको देख के लगता है कि ठाकुर ने हिजड़ों की फौज बना ली है। दैट्स ऑल। बहुत शुक्रिया, इसी पर खत्म करते हैं क्योंकि मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो चुका है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।